हेलो स्टूडेंट्स। ओके, विद्युत क्षेत्र क्लास 12 फिजिक्स। तो निश्चित रूप से अब आप तैयार होंगे क्लास 12 के फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र चैप्टर का, जो आपने पहली कक्षा आप लोगों ने ली। आज हम विद्युत क्षेत्र में हमने किस प्रकार से पहले वाले अपने कक्षा में विद्युत आवेश की बात की, किस प्रकार से हम आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं, जिसमें आपने कई विधियां पढ़ी, चाहे वो संपर्क वाली विधि थी जिसे हम चालन कह रहे थे, घर्षण की विधि थी या प्रेरण की विधि थी, और आवेशों के आपने गुणधर्म की भी समझ बनी। निश्चित रूप से आवेशों के गुणधर्म में चाहे वो क्वांटम प्रकृति की बात हो, चाहे वो निश्चरता की बात हो, चाहे वो योज्यता की बात हो, आज हम आवेशों के गुणधर्म के बाद कूलाम के नियम की बात, और निश्चित रूप से ये नियम जो स्थिर विद्युतिकी में जब हम बात करते हैं किसी आवेश की, तो वो आवेश किस प्रकार से अपने चारों ओर जो अवस्थित परिवेश है उसे प्रभावित करता है, और वो जो प्रभावित परिवेश है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन अनुक्रिया करके किस प्रकार से एक बल उत्पन्न करता है। इस बल की चर्चा, जिसे हम कूलाम बल कह रहे हैं, तो आज का हमारा पहला टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम वैज्ञानिक और इनके द्वारा जो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में जो बल लग रहा है, उस बल की बात कूलाम नियम में। जैसा कि आपको पता है कि कूलाम ने जो स्थिर बिंदु आवेश थे उनके मध्य किस प्रकार से दो आवेश एक दूसरे के, चाहे वो धनावेश हो, जैसा कि हमने कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात थी, चाहे वो ऋणावेश हो या धनावेश और ऋणावेश हो, आकर्षण की बात करें या प्रतिकर्षण की बात करें, किसी में भी आप ये देखें कि कूलाम नियम किस प्रकार से प्रभावी होगा, किस प्रकार से वो व्याख्या करता है आवेशों के मध्य बल की। तो कूलाम ने इस नियम में कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य किस प्रकार जो बल लगता है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, दो आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश, जिसे मैं पहला आवेश ले रहा हूं Q1, दूसरा आवेश ले रहा हूं Q2, और दोनों के मध्य की दूरी R। ये जो दो आवेश है, बिंदु आवेश है, स्थिर है, इनके मध्य में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, जैसा कि हम लोगों ने बात पहले की कि सजातीय आवेश है तो निश्चित रूप से प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेश है तो आकर्षण। सजातीय विजातीय आप समझ रहे हैं, जैसे दोनों धनात्मक प्रकृति के हैं या दोनों ऋणात्मक प्रकृति के हैं, उसका अर्थ सजातीय। एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है, इसका अर्थ विजातीय। तो कूलाम अपने इस नियम के बारे में जब व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। अगर मैं बल F से लिख रहा हूं, चाहे वो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, किसके समानुपाती है? दोनों आवेशों का परिमाण। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि यहां पर हमें कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं इसमें प्लस या माइनस लगाऊं। इसका अर्थ दोनों आवेशों का परिमाण का गुणनफल। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों आवेश हैं, इनके मध्य में जो बल लग रहा है वो इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात ये बल दूरी हमने यहां पर R से व्यक्त की है तो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार हमारे पास ये जो दो समीकरण प्राप्त हुए हैं, इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 दोनों आवेशों का परिमाण का गुणनफल, और दूरी R का स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह, जैसे हम किसी स्थिरांक के द्वारा यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो निश्चित रूप से इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर हमारे पास F बराबर समानुपातिक स्थिरांक हमने लगाया K,
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसका मान हमने यहां पर लिखा है। और जब वो दोनों बातें ये कहते हैं कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, साथ में तीसरी बात और कि ये जो आवेश होगा, ये दोनों जो आवेश हैं, ये बल कहां लगेगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। इसका अर्थ तीसरी बात हमने ये कही कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कार्यरत होगा। चौथी बात, ये माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो कूलाम के नियम को अगर हम एक भाषा में बोलें तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य जो बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण बल है चाहे वो प्रतिकर्षण बल है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल, हमने चार बातें की। कौन कौन सी? नंबर 1, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। नंबर 2, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, पहली बात। नंबर 2, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। तीसरी बात हमने कही, ये बल कहां लगेगा? आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, मिलाने वाली रेखा। और चौथी बात जो हमने कही कि ये निर्भर करेगा किस पर? माध्यम की प्रकृति। ये जो चार बातें, हम एक नियम को अगर हम भाषा के रूप में लिखें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश है उनके मध्य में जो विद्युत बल है, कूलाम बल है, वो इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है, यहां कार्यरत होता है, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब प्रकृति की बात कैसे यहां पर हम बताएं, तो यहां पर हमने जो समानुपातिक स्थिरांक लगाया है वो क्या लगाया? K। तो निश्चित रूप से इस K का मान हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हम स्थिरांक कह रहे हैं। तो K का मान किस पर निर्भर कर रहा है? माध्यम की प्रकृति पर। अगर माध्यम अलग अलग होगा तो K का मान भी अलग अलग होगा। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? K की। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं K का मान रखूं, माध्यम हमने क्या लिया? निर्वात या वायु। अब आप ये देखें, ये तो निश्चित रूप से हम प्रारंभिक कक्षाओं में भी पढ़ा है कि अगर मैं मात्रक पद्धति बदलता हूं तो मान भी बदलेगा। तो निश्चित रूप से माध्यम के साथ साथ मात्रक पद्धति भी निश्चित हमें करनी पड़ेगी। यहां पर हमने माध्यम लिया है निर्वात या वायु और हमने पद्धति ली SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यहां पर फिर एक नई चीज आई, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या? तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। यहां पर ये K का मान हमने लिखा है पर अभी संख्यात्मक मान नहीं लिखा, तो संख्यात्मक मान लिखे तो K बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट SI में इसका मान 9 × 10⁻⁹। आप ये कहेंगे मात्रक, तो निश्चित रूप से हमने विमा में, मात्रक में किसी भी प्रकार से, किसी भी सूत्र से हम मात्रक निकालना जानते हैं। अगर मैं यहां से K का मात्रक निकालना चाहूं तो K बराबर होगा F² अपॉन Q1 Q2। F और R² ऊपर है तो F का मात्रक बोले। SI पद्धति, SI में न्यूटन, R मीटर, R² है तो मीटर स्क्वायर और नीचे आवेश गुणा आवेश मतलब कूलाम स्क्वायर। ये हमने यहां पर K का मान रखा, पर इसमें एक और आपने देखा स्थिरांक आया है जिसे हम कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट का भी SI में मान लिखें तो ये 8.85 × 10⁻⁻12 मात्रक। तो निश्चित रूप से ये इसकी देखो व्युत्क्रम में नीचे लिखा हुआ है तो इसका मात्रक बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो हम क्या लिखेंगे? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर। इसे आप कई बार इस तरह से भी लिखते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन, अगर हम ऊपर लिखते हैं न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2, इस तरीके से भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। और ज्यादातर चूंकि बार बार हम अपॉन में लिखते हैं तो वो लाइन की प्रॉब्लम रहती है, इस तरीके से भी ज्यादा सुविधाजनक है। ये हमने के का मान रखा, एप्सिलॉन नॉट का मान बोला। अब आप ये देखें कि अगर मुझे इस मात्रक के द्वारा विमा की बात करनी हो या किसी सूत्र के द्वारा विमा की बात करनी हो तो आप एप्सिलॉन नॉट की या के की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाते हैं और जिसमें विशेषकर ये के और एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक या इसका मान या इसकी विमा। तो अगर मैं विमा की बात करूं तो हमें अब कितनी चीजों की विमा चाहिए? निश्चित रूप से बल की, क्योंकि यहां पर हम न्यूटन लिख रहे हैं तो बल की विमा चाहिए। दूरी, दूरी या लंबाई, इसका अर्थ है कि ये मूल मात्रक है तो इसका हम सीधा सीधा विमा लिख सकते हैं। कूलाम, आवेश, और आवेश के लिए हमारे पास मूल मात्रक क्या? विद्युत धारा। निश्चित रूप से अब आप इन तीनों की यहां पर हम विमा लिखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की हम यहां विमा लिख सकते हैं। एक एक करके हम लिखते हैं। कूलाम, इसका मतलब आवेश, और आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। तो विद्युत धारा का ये से लिखते हैं समय T। तो निश्चित रूप से अब आवेश का जो हमारे पास विमा है A T स्क्वायर। नीचे आप देखें बल, बल की अगर आपको याद है बहुत अच्छा, नहीं याद है तो हम निकाल भी सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं? बल, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान मूल हो गया, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, इसका मतलब ऊपर वेग में परिवर्तन, नीचे समय, समय भी मूल हो गया। वेग या चाल तो दूरी बटे समय। तो अब ये सभी मूल हैं तो m1 L1 T-2, दूरी तो निश्चित रूप से L, और इस पर भी ओवर है 2। एक साथ अगर हम इसे लिखें, m देखें नीचे 1 है, ऊपर जाकर m-1, L देखें नीचे 1 ये है, 2 ये है, ऊपर जाके L-3, T देखें नीचे -2 है, ऊपर 2 है तो 2 और 2 4, तो T4, और A ऊपर 2 है तो T2। ये हमारी विमा है, किसकी? हमने इसकी निकाली है एप्सिलॉन नॉट। तो ये छोटे छोटे प्रश्न भी हमें बीच बीच में समझने चाहिए, किस प्रकार से हम विमा निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। और ये जो हमने मान निकाला है, आवश्यकता नहीं थी, के की वैल्यू अगर हमें पता थी तो हमें केवल क्या करना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, अब अगर हम इससे इसी सूत्र से एक कूलाम आवेश की परिभाषा ज्ञात करना चाहें तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो छोटी छोटी चीजों को आप यहां पर किसी भी सूत्र से परिभाषा की व्युत्पत्ति कैसे होगी, तो यहां पर आप एक कूलाम आवेश की बात करें किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक कूलाम आवेश की हम गणना कर रहे हैं, किस तरह से निकालेंगे? तो देखा, एक कूलाम के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? आपके पास सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें आवेश एक कूलाम की परिभाषा ज्ञात करनी है। मान लेते हैं Q1 और Q2 है 1 कूलाम, ठीक है। R दूरी, दूरी हमने मान ली 1 मीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि F की वैल्यू कितनी आई? K, या K का मान कितना था? 9 गुणा 10⁹। यहां पर F का मात्रक न्यूटन। परिभाषा स्पष्ट है कि अब आप ये कह सकते हैं कि कितने आवेश होने चाहिए? 2। दोनों का परिमाण कैसा होना चाहिए? समान। दोनों के मध्य की दूरी कैसी होनी चाहिए? एकांक। अगर ऐसा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनका परिमाण निश्चित है, जिनके मध्य की दूरी एकांक है, और यदि निर्वात या वायु उनके मध्य में बल लग रहा है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन, तो इन आवेशों का मान 1 कूलाम होगा। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्पष्ट है। 1 कूलाम की परिभाषा के लिए हम इस सूत्र का भी उपयोग करके 1 कूलाम
किस प्रकार से आवेश हो सकता है। तो हमने ये कुछ शर्तें लगाई जिससे हम एक कूलाम की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर हमने एक निर्वात की विद्युतशीलता की बात की, जिसे हम कह रहे थे एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम बदल जाए, जैसा कि अभी हम कह रहे थे ये माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तब क्या होगा। तो उस स्थिति में अगर माध्यम बदलता है, उस स्थिति में हम इस बल का मान किसी अन्य माध्यम में, यहां हम निर्वात और वायु की बात कर रहे थे, इसी मान को, इसी सूत्र को हम किस प्रकार लिखेंगे, F बराबर K का मान निर्वात या वायु में कितना कह रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम उसे निर्वात या वायु के अलग किसी माध्यम के लिए F माध्यम, तब हम इसे कह रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन। आप समझ गए कितना अंतर है। यहां पर हम कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, यहां हम कह रहे हैं एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन क्या हुई, बिल्कुल विद्युतशीलता, पर वो किसकी, वहां किसकी है, ये निर्वात या वायु की। तो यहां पर वो किसकी हुई, किसी अन्य माध्यम की। तो यहां पर इस सूत्र को हम माध्यम के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये देखें कि ये दोनों मान, यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं, यहां एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं, तो माध्यम बदलने पर इस बल का मान भी बदल जाता है। यहां पर इस मान को अब हम किस प्रकार से किसी स्थिरांक के द्वारा या अन्य किसी सूत्र के द्वारा हम इसे व्यक्त करें, किस तरह से इसे समझें, इसके लिए हमारे पास जो अगली बात होगी कूलाम के नियम में, उसे हम कहते हैं, एक शब्द के द्वारा बताते हैं, जिसे हम कहते हैं परावैद्युतांक। तो अब आप ये समझें, ये एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, तो ये परावैद्युतांक किस प्रकार प्राप्त होगा। तो उसके लिए कुछ प्रयोगों की बात करें और प्रयोगों के आधार पर हम परावैद्युतांक की बात करें। प्रयोग क्या, बिल्कुल यही जो हमारे पास बल है, इस बल को हम दोबारा एक बार पुनः देखें और माध्यम बदल बदल कर देखें। तो आप ये देखें कि माध्यम बदलने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो प्रयोग है वो प्रयोगों की बात अपन देखें। हमारे पास जो सूत्र था कूलाम बल का, उसे हम कह रहे थे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं 3 स्थितियां लेता हूं प्रयोग के आधार पर। नंबर 1, ये दोनों जो स्थिर बिंदु आवेश हैं ये वही रखे जाएं, इनके मध्य की दूरी भी कांस्टेंट रखी जाए, उतनी ही रखी जाए। प्रयोग में हमने अब 3 बातें की। नंबर 1, सबसे पहले हमने माध्यम लिया निर्वात या वायु, क्लियर है। सेकंड बार हमने फिर बल की गणना की, बल को जांचा, बल को मापा, और अब की बार हमने कोई अन्य माध्यम लिया, और वो माध्यम हमने जो लिया वो लिया कुचालक, क्लियर है। अब की बार हमने माध्यम कुचालक लिया, फिर इस बल को मापा। तीसरी बार फिर हमने माध्यम चेंज किया और अब की बार हमने माध्यम ले लिया सुचालक। तीनों बार इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल की गणना की गई, मापा गया, और जब ये बल मापा गया तो सबसे अधिक बल यहां पर प्राप्त हुआ निर्वात या वायु, उससे कम कुचालक माध्यम में, और सुचालक माध्यम में इसका मान रहा 0। प्रयोग ये बता रहे हैं माध्यम हम बदल रहे हैं, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान बदल रहा है। किस प्रकार बदल रहा है, अगर हम माध्यम निर्वात या वायु की बात करते हैं सर्वाधिक विद्युत बल, अगर हम माध्यम कुचालक लेते हैं उस बल का मान निर्वात या वायु की तुलना में कम, और अगर हम माध्यम सुचालक लेते हैं उस स्थिति में यह बल 0 हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हमें किस प्रकार से ये मान बदल रहे हैं, इनका अनुपात कितना है, इसे हम एक नए शब्द से, जिसे हम कह रहे हैं परावैद्युतांक, इससे परिभाषित करेंगे कि ये परावैद्युतांक क्या है। या निर्वात या वायु जब थी उस स्थिति में ये जो बल है, या
अन्य कोई माध्यम जो कुचालक माध्यम था उनकी उपस्थिति में ये जो बल है वो बल इसकी तुलना में, निर्वात या वायु की तुलना में कितने गुना कम प्राप्त होता है। इस अनुपात को हम एक नया शब्द दे रहे हैं और उसे हम कह रहे हैं परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, इसकी परिभाषा भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं सूत्र लिखता हूं, उससे आप परिभाषा का भी अंदाज लगाएं। परावैद्युतांक हम यहां पर व्यक्त करेंगे एप्सिलॉन आर। देखें परिभाषा अब आपको बनानी है। एफ, ये हमने किस स्थिति में बल निकाला, जब बिंदु आवेशों के मध्य क्या है, निर्वात या वायु। एफ माध्यम, एम से मैं डिनोट कर रहा हूं, एफ मीडियम। ये कब बल है, जब दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के आसपास कौन सा माध्यम रहा, कुचालक माध्यम। हमें ये पता था ये जो मान है निर्वात या वायु में जो बल लग रहा था उसका मान अधिक या कम, सर्वाधिक। कुचालक माध्यम हुआ उस समय ये बल का मान उससे कम, और सुचालक माध्यम में निश्चित रूप से हमने कहा कि ये बल कितना है, शून्य। तो अब आप ये देखें, इस परिभाषा को हम निकाल सकते हैं। परावैद्युतांक किसके द्वारा व्यक्त हो रहा है, निर्वात या वायु में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और उन्हीं स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य का किसी अन्य माध्यम में, जिसे हम कुचालक माध्यम भी कह रहे हैं, उस माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात किसके बराबर है, परावैद्युतांक। तो आप ये देखें, परावैद्युतांक को हम एप्सिलॉन आर से व्यक्त कर रहे हैं। ऊपर हमारे पास कौन सा बल है, जब माध्यम क्या था, निर्वात या वायु, बिल्कुल सही। नीचे अन्य कोई माध्यम, ये तब की बात है, बल की गणना कब की गई, जब निर्वात या वायु है। ये बल की गणना कब की गई, जब अन्य कोई माध्यम है। इनका जो अनुपात है उसे हम कह रहे हैं परावैद्युतांक। आप ये देखें, एक बार मान भी रखते हैं। एफ का मान अभी हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहां पर निर्वात या वायु की विद्युतशीलता थी। अब माध्यम में देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे डिवाइड करें, देखें सब चीजें कैंसिल है, केवल ये एप्सिलॉन कहां जाएगा, ये ऊपर, और ये एप्सिलॉन नॉट का नीचे। तो हमारे पास ये परावैद्युतांक का एक अलग तरीके से हम इस परिभाषा को व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, नीचे क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इनका अनुपात भी परावैद्युतांक कहलाता है। तो आप ये देखें कि परावैद्युतांक को हम चाहे बल के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं, विद्युतशीलता के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो परावैद्युतांक है, जिसे हमने शब्द दिया परावैद्युतांक, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां मैंने कहा माध्यम की, ये निर्वात की विद्युतशीलता, तो ये अपेक्षित विद्युतशीलता, इसलिए हम इसे आर भी लिख रहे हैं, रिलेटिव। तो इसका अर्थ ये हुआ, कई बार हम इस एप्सिलॉन आर को के से भी व्यक्त कर देते हैं, पर अब हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो एप्सिलॉन आर है, या इसे हम के से भी कहीं कहीं व्यक्त करते हैं, कई बुकों में आपने देखेंगे के भी लिखा हुआ है। इसका मान अब है कितना, इससे क्या अंदाज लगेगा, किसी संख्यात्मक प्रश्न में हमें क्या लाभ मिलेगा, लाभ ये मिलेगा, अगर कोई हमसे ये कहता है कि निर्वात या वायु में बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य इतने न्यूटन है, कोई भी उसने संख्या दी, अगर इस निर्वात या वायु के स्थान पर माध्यम को आसुत जल कर दिया जाए, माध्यम को पैराफिन या मोम कर दिया जाए, माध्यम को कांच कर दिया जाए, इस प्रकार की अगर बातें होती हैं, तो निश्चित रूप से उस बल का मान कितना होगा। तो हम अगर इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू को जानते हैं, तो हम इसकी गणना तुरंत भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ माध्यमों का परावैद्युतांक का मान भी कुछ ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिए मैं कुछ मान यहां पर लिख रहा हूं,
जिन्हें आप अपनी नोटबुक में भी लिखें। जैसे ज्यादातर जो काम में आते हैं, जैसे मैंने कहा आसुत जल, इस आसुत जल के लिए आसुत जल और आसुत जल के लिए इस परावैद्युतांक का मान 80, इसे नोट करें। दूसरा जो सामान्यतः काम में आता है, जिसे हम कह रहे हैं, अगर मैं वायु की बात बार बार कर रहा हूं, निर्वात या वायु, इसका अर्थ ये हुआ क्या निर्वात या वायु में ये बल बराबर नहीं, निश्चित रूप से लगभग बराबर है, इसलिए हम बार बार कहते हैं निर्वात या वायु। परंतु अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो वहां पर इस एप्सिलॉन आर का मान निर्वात की तुलना में अधिक होगा, और वो मान अगर मैं यहां पर लिखूं वायु के लिए, हवा के लिए, हवा, तो ये मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हम कह रहे हैं निर्वात के लिए तो ये 1 है ही, तो वायु के लिए भी लगभग 1 है, पर 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका अर्थ हम इतना भी समझ गए हैं कि अगर कोई ये कहता है कि एक बार हमने निर्वात में ये रखे, एक बार हमने ये वायु में रखे, बताएं किस स्थिति में बल ज्यादा होगा, तो आप समझ गए होंगे। निर्वात के लिए हम इसकी वैल्यू बता रहे हैं 1 सर्वाधिक, हवा चूंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब इस बल का मान घटेगा। तो हम ये समझ गए हैं कि निर्वात में सबसे अधिक, वायु में उससे कम। ये मैंने अभी केवल आसुत जल और वायु की बात की है। और भी कई अन्य कुचालक माध्यम हो सकते हैं जिन्हें हम परावैद्युत भी कहते हैं। जैसे निर्वात की हमने बात की, एक वायु की बात की, जैसे कांच। अब कांच भी आप लोगों ने ये देखा होगा कई प्रकार की, आप कई चैप्टर्स में आपने जब बात की होगी, चाहे वो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में, तो कई तरह की बात करते हैं, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच। तो इसका मतलब अगर मैं सीधा सीधा अगर कांच लिखूं तो इसका मान 5 से लेकर 10 तक। अलग अलग कांचों के लिए मैंने ये एप्सिलॉन आर का मान लिखा है। ऐसे ही अभ्रक के लिए, जिसे माइका कह रहे हैं, 3 से 6। ये कुछ मान आपको याद रखने चाहिए, और याद रखने का केवल एक ही कारण, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर बल की हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, अगर हमें इस परावैद्युतांक की गणना करनी है, तो अभी हमें एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अगर ये डायरेक्ट हमारे पास मान है तो हम बल का अनुपात भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से रबर के लिए तो आप ये अंदाजा लगाएं, रबर के लिए भी लगभग इतना ही होगा, और वो मैं यहां लिख देता हूं रबर के लिए 7। तो इस प्रकार से आपके पास ये एप्सिलॉन आर या परावैद्युतांक के कुछ मान मैंने यहां लिखे हैं, और इनकी सहायता से हम कोई कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ये जो हमने अब कूलाम का नियम लिखा, और आपको ये पता है कि जो बल है वो किस प्रकार की राशि है, सदिश, निश्चित रूप से। तो अब ये सदिश अगर राशि है तो इसे सदिश रूप से निरूपित भी करें। कैसे निरूपित हो, तो चलो अब हम इसी बल को, जो हम बल लिख रहे हैं, इसे अब हम सदिश रूप से व्यक्त करते हैं। क्योंकि आप यहां देखें कि सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, उन्हें हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। एक बार हम कूलाम के नियम का सदिशीय निरूपण करते हैं। तो अगली जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो कूलाम के नियम का सदिश में निरूपण। निश्चित रूप से ये सदिश निरूपण उस नियम का जो अभी हम सूत्र लिख रहे थे, सदिश निरूपण, ये कूलाम बल का हम सदिश निरूपण कर रहे हैं। अब आप बताएं, एक बार मैं कूलाम का जो नियम था जिसके आधार पर हमने बल की गणना की थी उसे लिखता हूं। F इक्वल टू Q1 Q2 निर्वात या वायु में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये मैंने 2 स्थिर बिंदु आवेश थे, Q1 Q2, ये 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, जिसे हम कह रहे हैं इनका परिमाण, एक का Q1 एक का Q2। क्लियर है। अब बात ये, दोनों अदिश राशियां आवेश, क्लियर है, पर बल सदिश राशि है, निश्चित रूप से इसे व्यक्त करना पड़ेगा आपको, R। अब ये जो स्थिति सदिश की बात करें या विस्थापन सदिश की बात करें, तो वहां पर आपको इसे वेक्टर के द्वारा व्यक्त करना है। इसके लिए अब मुझे कोई एक मूल बिंदु मानना पड़ेगा। ये मैंने स्वेच्छा से कोई मूल बिंदु लिया है वो, ठीक है।
इसके सापेक्ष इस Q1 का जो हम स्थिति सदिश मान रहे हैं वो मान रहे हैं हम R1 वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का हम स्थिति सदिश मान रहे हैं R2 वेक्टर। क्लियर है? हमें क्या चाहिए? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। इसका अर्थ Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर भी बल लगेगा, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर भी बल लगेगा। तो हम किसी एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल की गणना करते हैं। तो इसके लिए मैं जो स्थिति सदिश हमने माने R1 R2, इसका अर्थ ये हुआ कि Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या हुआ। सोचें, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का R1 वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का R2 वेक्टर। मुझे क्या चाहिए? Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। किसके सापेक्ष? बोले Q1 के सापेक्ष। तो इसे हम किस तरह से व्यक्त करें? हम R21 Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष, यहां मैं लिख देता हूं, Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। बस अब आप समझ जाएंगे कि स्थिति सदिश जब हमारे पास है तो हम किस तरह से इसे वेक्टर में लिखेंगे, सदिश में लिखेंगे। ठीक है, R21 वेक्टर। अब आप ये देखें, जब हम परिमाण लिखते हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखता हूं तो ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखता हूं तब, क्योंकि मैं उसका मापांक लिख रहा हूं, परिमाण लिख रहा हूं, उसमें कहीं भी मुझे प्लस माइनस की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु अगर मैं परिमाण नहीं लिखूं तब मुझे निश्चित रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से व्यक्त करता हूं। अब बल हमारे पास कैसी राशि है? सदिश। ये भी हमारे पास कैसी है? सदिश। और बाकी के सभी मान अदिश हैं। तो निश्चित रूप से अब हम इसे वेक्टर के द्वारा व्यक्त करें। वेक्टर के द्वारा व्यक्त करते हैं, क्या लिखें बताएं? बिल्कुल, अगर मापांक में लिखना चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां भी मॉड्यूलस हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसे अब हम वेक्टर के द्वारा व्यक्त करें। किस आवेश पर बल लग रहा है, किस आवेश के कारण लग रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? यहां पर हमने स्थिति सदिश भी क्या लिखा, तो हम क्या लिख रहे हैं? Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल F21 वेक्टर। Q1 Q2 अदिश राशियां हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R को हमने यहां व्यक्त किया है R21 वेक्टर। अगर मैं मापांक की बात करूं, इसे मॉड्यूलस से भी लिख सकता हूं, तो मॉड्यूलस में स्क्वायर। अब आप ये देखें, यहां ये सदिश राशि है, पर इस साइड जब हम इसका मापांक का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये सदिश नहीं रहा, अदिश हो गया। आपने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? निश्चित रूप से डॉट प्रोडक्ट। तब इसके लिए अब मैंने यहां पर R21 कैप, ये हमने दिशा के लिए व्यक्त किया है। और आप ये समझते हैं कि कैप, इसका अर्थ है ये क्या है? एकांक सदिश। और एकांक सदिश कहां? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये किस साइड में दिशा व्यक्त करेगा? Q1 से Q2 की ओर, क्योंकि हमने बल किस पर निकाला है? Q2 पर। तो इसे एक बार और हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर नहीं, हम तो ऊपर वेक्टर लिखना चाहते हैं, इसे ही हम इस तरह से लिख दें, F21 वेक्टर बराबर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें यहां स्क्वायर था, अब मैंने ये कर दिया R21 वेक्टर Q, तो निश्चित रूप से ऊपर भी आ जाएगा R21 वेक्टर। इस तरीके से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। यहां पर ये R21 कैप क्या था? एकांक सदिश। किस दिशा में? Q1 से Q2 की ओर। अगर मैं इसे चित्र में दिखाऊं तो ये किस तरह होगा? F21 वेक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसका उल्टा करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल। अगर मैं ये कहूं Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, तो इसी सूत्र को अब हम दोबारा लिखें। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं F12 वेक्टर।
क्लियर है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखें R21 था, Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष, अब Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष, तो R12 वेक्टर स्क्वायर और ऊपर R12 क्या दिशा समझ गए होंगे आप। अब Q2 से Q1 की ओर, इसका अर्थ अब ये बल ये F12 वेक्टर। इसका अर्थ ये हुआ कि R21 कैप की बात करूं या R12 कैप की बात करूं, दोनों एकांक सदिश, पर दोनों का मान तो समान, परंतु अगर मैं दिशा की बात करूं तो निश्चित रूप से ये दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत। इसका अर्थ ये हुआ यहां R21 कैप है या R12 कैप है, तो एक और देखें रोचक बात निकली कि F21 वेक्टर और F12 वेक्टर दोनों का देखें परिमाण पूरा समान है, केवल अब दिशा अलग है, तो मैं इसे यहां माइनस से व्यक्त कर रहा हूं। और आप ये देखें, आपने ये नियम भी पहले कहीं देखा है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जो बल लगा रहा है उसका मान, दूसरा आवेश पहले आवेश पर जो बल लगा रहा है उसका मान बराबर है, परंतु दिशा विपरीत है। और यही कौन सा नियम है? सोचें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहां से इस नियम से हमने ये रोचकता ये देखी कि इससे हम जो तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे भी हम व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बल लगते हैं इनकी दिशा कहां होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें एक दो यहां से निकली हैं जिसे हमें समझना चाहिए। पहली बात क्या, ये कूलाम का नियम कहां लगता है, कहां लागू होता है और कहां लागू नहीं होगा, क्या प्रतिबंध है? तो हमने शुरू से एक बात कही कि कूलाम का नियम कब लगा? जब आवेश कैसे थे? स्थिर। स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर गतिशील आवेश हैं तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो इसके लिए अब हमारे पास जो बात आई, यहां पर मैं उन टॉपिक को लिखता हूं। नंबर 1, अगर स्थिर आवेश है लागू होगा, गतिशील आवेशों के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? इस पर भी बात कर लें आप, क्यों नहीं होगा? तो हमने एक बात कही थी, अगर स्थिर आवेश है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और गतिशील आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से जब चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण भी बल लगेगा। तो हमने ये कहा गतिशील आवेश पर ये कूलाम का नियम लागू नहीं। नंबर 2, दूसरी बात, आप एक और बात सोचें, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर, नाभ की बल लगने लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम है, अब आप ये देखें कि उन आवेशों में जो नाभिक है, नाभिकीय बल भी लगने लगे, तब भी ये लागू नहीं होगा। इसका अर्थ दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी हो? इतनी हो जिससे नाभिकीय बल नहीं लगे। तो हमने कहा 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, और कोई बात? और कूलाम बल में कोई ऐसी बात निकली हो? अब तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर दो आवेश की हम बार बार बात कर रहे हैं और यहां कोई तीसरा आवेश है, चौथा आवेश है, इनके आसपास अन्य कोई आवेश है, तो दो आवेशों के अलावा अतिरिक्त जो आवेश है इस बल पर कोई भी प्रभाव नहीं डाले। अगर अतिरिक्त आवेशों की भी वहां पर उपस्थिति है तो इसका अर्थ ये होगा कि ये कूलाम बल पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। क्यों? क्योंकि अब आप ये देखें कि जब कई आवेश होंगे और हम ये कहेंगे किसी एक आवेश पर आप बल की गणना करें तो अन्य आवेशों की उपस्थिति उसे प्रभावित नहीं करेगी। इसका मतलब ये केवल कैसी है? द्विवस्तु अंतर क्रिया। तो ये द्विवस्तु अंतर क्रिया है, केवल दो आवेशों के मध्य लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ, हमारे पास ये बहुत महत्वपूर्ण बात आई। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए क्योंकि अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत पर भी बात कर सकते हैं। और अंतिम बात व्युत्क्रमवर्ग नियम की। देखें, R² की व्युत्क्रमानुपाती है,
व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है तो निश्चित रूप से संरक्षी बल है। तो अब हमारे पास कूलाम बल या कूलाम नियम से हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें आई। इससे हम अब किस पर बात कर सकते हैं, किसकी गणना कर सकते हैं। तो आप ये देखें, अभी आप कर रहे थे केवल दो स्थिर बिंदु आवेश। अगर कई आवेशों का एक निकाय है, कई बिंदु आवेश स्थित हैं, तो निश्चित रूप से हम अध्यारोपण के सिद्धांत से, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, द्वि वस्तु अंतर क्रिया है, तो हम उसकी गणना भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अगला टॉपिक, कई आवेशों के कारण उत्पन्न बल, कूलाम बल। अब आवेशों के निकाय के कारण, अभी जब हमने कूलाम नियम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो निकला, जिसमें हम कह रहे थे कि द्वि वस्तु अंतर क्रिया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य कोई बल लग रहा है, तो अगर हम कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर बल की गणना करें तो निश्चित रूप से हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं, कुल बल निकाल सकते हैं। क्यों? कारण ये रहा कि जो विशिष्ट बल लग रहा है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम बहुल आवेशों के मध्य बल की बात करें तो हम उस अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत क्या? निश्चित रूप से कि अगर कोई कई आवेशों का निकाय है और उस आवेशों के निकाय के कारण, कई आवेशों के कारण अगर मुझे किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर बल की गणना करनी है, कई आवेशों का निकाय है, ये कई आवेश हैं इस परिवेश में, और हमें इन सभी आवेशों के कारण इस स्थिर आवेश पर हमें बल की गणना करनी है, कूलाम नियम अप्लाई करना है। तो इसका मतलब इस पर जितने जो बल लगेंगे प्रत्येक आवेश के कारण, वो सभी बल, प्रत्येक आवेश के कारण जो बल लग रहे हैं, हमें परिणामी बल की बात करनी है। तो परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से कितना होगा? वो परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों के कारण इस स्थिर बिंदु आवेश पर जितने बल लग रहे हैं, अगर हम उन सभी का सदिश योग कर दें तो वो परिणामी बल के बराबर होगा। तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हम अब किसी आवेशों के निकाय के कारण बलों की गणना कर सकते हैं। तो एक बार आप अध्यारोपण के सिद्धांत को एक बार अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। क्या लिखे? किसी स्थिर बिंदु आवेश, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल किनके द्वारा? कई आवेशों के कारण, कई आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के पृथक पृथक बलों के सदिश योग के बराबर। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मैं टोटल बल लिखूंगा, अगर हम कोई एक उदाहरण लें, जैसे मान लो कई आवेश हैं और हमारे पास आवेश है Q1, Q2, Q3। मान लेते हैं कोई निकाय है जिस पर कुल आवेश है Qn, n आवेशों का निकाय है। इनके कारण किसी एक आवेश पर बल लग रहे हैं, उनका भी मान हम लिख देते हैं। बल किससे हम डिनोट कर रहे हैं? F से। मान लेते हैं Q1 आवेश के कारण किसी पर बल है F1 वेक्टर, Q2 के कारण F2 वेक्टर, ऐसे ही F3 वेक्टर और Nवे के कारण Fn वेक्टर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है? जो परिणामी बल है, इसका अर्थ परिणामी बल है F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, टोटल जितने बल हैं उन सभी का सदिश योग। ये अध्यारोपण के सिद्धांत से अब हम क्या गणना कर सकते हैं? बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। निश्चित रूप से आप ये देखें, बहुल आवेश, फिर वही बात अपन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि n आवेशों का निकाय है और हमें किसी एक स्थिर बिंदु आवेश है Q0,
ये मैंने एक स्थिर बिंदु आवेश लिया है Q0। इस पर ये जितने भी बल हैं गणना करनी है सभी आवेशों के कारण। मैं यहां पर n आवेशों का निकाय की बात कर रहा हूं। ये पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश Q2, Q3, ऐसे ही Q1। हमने ये n आवेशों का निकाय माना है। स्थिति सदिश हम लिख देते हैं। स्थिति सदिश जैसा कि आपने देखा अभी कूलम बल में हमारे पास Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल या Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। इसका अर्थ है अब हमें बल की गणना करनी है। इनकी दूरियां लिख देते हैं। स्थिति सदिश Q1 से इसे R1 वेक्टर, थोड़ा सा और अगर हम सही तरीके से लिखें Q0 की Q1 आवेश से दूरी, तो इसे मैं R01 वेक्टर भी लिख सकता हूं। Q2 से R02 वेक्टर, Q3 से R03 वेक्टर, Qn से R0n वेक्टर। हमें क्या गणना करनी है बल की? Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल। प्रारंभ में हमने एक बात कही थी, जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। निश्चित रूप से ये कौन सा बल हुआ? Q1 आवेश के कारण, इसे मैं लिख रहा हूं F01 वेक्टर। Q2 आवेश के कारण F02 वेक्टर, Q3 के कारण F03 वेक्टर। इसी प्रकार से Qn आवेश के कारण F0n। हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या बात कही? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कह रहा था कि चाहे दो आवेशों के बीच में जब हम बल की गणना करेंगे अन्य आवेश उसे प्रभावित नहीं करेंगे। तो सबसे पहले Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर, तो हम किस पर बात कर रहे हैं? Q0 पर। Q0 आवेश पर लगने वाला बल। अभी हमने जो सूत्र लिखा कूलाम नियम से, बिल्कुल उसे फिर लिख देते हैं। F01 वेक्टर से लिख रहे हैं इसे। Q1 Q0 दोनों आवेशों का परिमाप, निर्वात या वायु मानी हमने 4πε0। इसे आपने किस सदिश से व्यक्त किया? R01 वेक्टर स्क्वायर। और यहां पर स्थिति सदिश को हम अगर सदिश के द्वारा यहां पर हम व्यक्त कर रहे हैं तो R01 कैप। निश्चित रूप से R01 कैप क्या है? एकांक सदिश। दिशा का होगी Q1 आवेश से Q0 आवेश की ओर। ये हमने Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल लिखा है। अगर इसी प्रकार से मैं Q2 आवेश के कारण लिखूं, अपन सीधा सीधा अब लिख सकते हैं Q2 आवेश के कारण Q0 आवेश पर F02 वेक्टर। बिल्कुल इसका मान बोले तो Q2 Q0 4πε0 R02 वेक्टर स्क्वायर R02 कैप। इसी प्रकार से F03 वेक्टर Q3 Q0 4πε0 R03 स्क्वायर R03 कैप। इसी प्रकार से अगर हम nवे की लिखें F0n वेक्टर Qn Q0 अपॉन 4πε0 R0n वेक्टर स्क्वायर R0n। ये मैंने प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाले बल, इनके मान लिखे हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा था? जो परिणामी बल होगा वो प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग के बराबर होगा। इसका अर्थ अगर मैं परिणामी बल निकालता हूं तो परिणामी बल बोले, अगर मैं टोटल बल लिख रहा हूं F वेक्टर, किस आवेश पर हम बात कर रहे हैं? Q0 आवेश पर। इसे मैं F0 से व्यक्त कर देता हूं, किसी से भी आप व्यक्त करें, सभी बलों का सदिश योग। तो F01 वेक्टर
F02 वेक्टर, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने लगा दिया है, परिणामी बल की हम गणना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन सभी का सदिश योग, और अब आप इसका मान रख दें तो मान रखने पर आपको ये पता चल जाएगा कि जो कुल बल है, यहां पर मैं मान रख रहा हूं, तो F वेक्टर का मान टोटल बल F0 वेक्टर, देखें F01 वेक्टर की वैल्यू लिख रहा हूं Q1 Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R01 वेक्टर मॉडुलस लगाया स्क्वायर R01 कैप, ऐसे ही F02 की वैल्यू लिख रहा हूं Q2 Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R02 वेक्टर स्क्वायर R02 कैप, और n में के लिए अगर मैं यहां मान लिखूं Qn Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0n वेक्टर स्क्वायर और R0n कैप, ये हमारे पास परिणामी बल है। अगर मैं इसे और भी थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास करूं, आप ये देखें कुछ चीज कॉमन आपको दिख रही है Q0 क्लियर है, और कुछ कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लियर है। अब हमारे पास जो बचा है वो कौन कौन सी राशियां हैं, Q1 नीचे R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप, और इसी प्रकार से लास्ट में अपने पास Qn R0n स्क्वायर और R0n कैप, ये हमारे पास कॉमन आया है। अब मैं अगर इसे एक ही लाइन में व्यक्त करूं और संक्षिप्त करूं, तो अब अपन इस परिणामी बल को, टोटल जो हम बल लिख रहे हैं, उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, परिणामी बल F0 वेक्टर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखें Q1 Q2 Qn, इसका मतलब मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं Qi, क्लियर है, I की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, नीचे R01 R02, तो इसे हम R0I, क्लियर है, ये भी R01 तो R0I कैप, तो समेशन I की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक। ये हमने बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना की है अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो आप ये देखें, अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने सीधा सीधा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में बल निकाला और उन सभी का टोटल किया है। चूंकि ये वेक्टर था तो हमने सदिश योग किया। तो आप ये देखें कि कूलाम के नियम से बहुल आवेशों के मध्य भी बल हम ज्ञात कर सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत लगाकर। तो आप बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं, कहीं भी आप इसके आधार पर अब अगर कोई संख्यात्मक मान की बात है, आंकिक प्रश्न की बात है, या कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में मुझे इस जगह कहीं प्रॉब्लम है, तो आप निश्चित रूप से उस चीज को एक बार पुनः देखें, नोट्स में भी देखने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूं कि बहुत सिंपल चीजें हैं और इस फिजिक्स में कहीं भी ऐसा कोई आपको टॉपिक नहीं मिलेगा जिसे आप एक बार पढ़ने के बाद, एक बार समझने के बाद आप उसे भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पर कहीं रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। तो आप ये देखें, अगर हम कूलाम के नियम को समझ रहे हैं तो हम दूसरा टॉपिक भी समझ रहे हैं। अगर हम वहां पर आवेशों की बात को समझ चुके थे तो निश्चित रूप से जब हमने बात की कि ये कूलाम का नियम तो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लग रहा है, गतिशील होने पर ये प्रॉब्लम आती है, के की वैल्यू इतनी है, इसका मात्रक ये है, एप्सिलॉन नॉट की ये होगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें फिजिक्स में कहीं भी आप निश्चिंत होकर बहुत छोटे छोटे टॉपिकों पर विशेष रूप से एक बार अगर इसे अच्छी तरह से देखेंगे तो मैं समझता हूं कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल आप लोग तैयार रहें अगले वीडियो के लिए फिर, क्योंकि अगले में फिर हम इससे आगे जो बातें कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं, और एक एक छोटी छोटी बातों को एक बार आप समझें, लिखें, नोट्स को देखें, और इतना जो अपन प्रोसेस कर रहे हैं
ये बहुत ही काफी है आपके समझ के लिए या आपके एग्जाम के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। निश्चिंत रहें, कल के लिए फिर तैयार। धन्यवाद।